नमस्कार दोस्तों। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत के नारे ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम सभी को छुआ है। तो इस वीडियो में ऐसी भारतीय खोज की बात करते हैं जो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सके। तो हम बात करेंगे शून्य पर, जिसका आविष्कार भारत में हुआ था। शून्य की खोज का क्या अर्थ है और क्या महत्व है, बिना शून्य की गिनती कैसे होती थी, आइए जानते हैं। शून्य के आविष्कार का महत्व दो प्रकार से था। पहला तो यह कि सामान्य गणित सरल हो गई। शून्य की खोज के पहले शून्य के स्थान पर एक तरह का चिन्ह रख दिया जाता था। इस बात के प्रमाण कई सभ्यताओं में मिले हैं, जैसे कि बेबीलोन, माया इत्यादि। तो फिर समस्या कहाँ थी? शून्य भी तो एक चिन्ह ही है ना? असल में नहीं। तो समझिए, आप रोमन अंक पढ़ रहे हैं। एक को दिखाया जाता है ऐसे, दो को दो एक बनाकर, तीन को तीन एक बनाकर, पाँच को एक नया चिन्ह बनाकर, और चार के लिए चार एक के स्थान पर यदि पाँच से एक कम करके दिखाया जाए तो कम चिन्हों की आवश्यकता होगी। संभवतः इसीलिए चार को पाँच के पहले एक लगाकर दिखाया जाता है। इसी प्रकार 10 को दिखाया जाता है एक नए चिन्ह से। 20 होता है 2 10, 30 होता है 3 10, 50 के लिए फिर एक नया चिन्ह। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अधिक चिन्हों की आवश्यकता होती है। 5 और 1 के आने पर तो जितने बड़े अंक की आवश्यकता होगी उतने ही अधिक चिन्हों की भी आवश्यकता होगी। साथ ही अंकों को लिखना कठिन हो जाता है, जैसे 38 या 84। बड़े अंक को लिखना और समझना भी उतना सहज नहीं होता। अब यदि जोड़ना हो तो 31 और 65 को कैसे जोड़ेंगे? ये कार्य सरल नहीं है। ऐसे ही यदि गुणा करना हो तो वो और अधिक कठिन कार्य होता है, और इसीलिए कई सभ्यताओं में अबेकस जैसे यंत्रों का उपयोग भी किया जाता है गणना करने के लिए। तो शून्य ने क्या किया? शून्य के आने के बाद अंकों को लिखा जाने लगा एक क्रम में, मूल्य के अनुसार। कोई भी अंक कहाँ है उसके अनुसार उसका मूल्य होता है। जैसे कि 289 में 2 का मूल्य 8 की अपेक्षा 10 गुना है और 9 की अपेक्षा 100 गुना। आज आपको यह अति सरल लगता है, लेकिन विचार कीजिए कि जब यह पद्धति नहीं थी। उदाहरण के रूप में कुछ सभ्यताओं में 2, 20 और 200 को एक जैसे ही लिखा जाता था, और सिर्फ प्रसंग या कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ही ज्ञात होता था कि अंक 2 है, 20 है या 200। शून्य के कारण हर अंक को लिखना तो आसान हुआ ही, साथ ही जोड़ना, गुणा करना इत्यादि भी सरल हो गया। आर्यभट्ट ने इस पद्धति को इस प्रकार लिखा था: स्थानात् स्थानम 10 गुणम स्यात्, यानी कि जैसे हम आगे जाते हैं वह अंक पिछले अंक का 10 गुना हो जाता है। ये वर्णन 3री सदी की बख्शाली पांडुलिपि में मिलता है। शून्य के उपयोग संबंधी सबसे पहले नियम ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुटा सिद्धांता में मिलते हैं, जो कि 7वीं सदी की है। तो यह हुआ पहला भाग, लेकिन शून्य के महत्व का दूसरा भाग और भी रोचक है। कोई भी वस्तु या स्थिति शून्य है, इसको गणित में लिखा जा सकता है या लिखा जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता या इसका बोध कई सभ्यताओं को नहीं हो। उदाहरण के लिए मेरे पास कितनी फरारी है? शून्य। ग्रीक या यूनानी सभ्यता का मानना था कि यदि कुछ नहीं है तो उसे चिन्ह की भी आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए कभी शून्य को गणितीय भाषा में स्थान नहीं दिया गया। लेकिन शून्य का मूल्य कितना है ये आज हम सभी जानते हैं। आगे जाकर यही शून्य कैलकुलस का भी आधार बना। यद्यपि न्यूटन को सामान्यतः कैलकुलस के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मत है कि न्यूटन से कई सदी पूर्व भारतीय महाद्वीप में कैलकुलस यानी अवकलन और समाकलन का आविष्कार हो चुका था। कंप्यूटर की भाषा, जो कि बाइनरी होती है, 1 और 0 पर आधारित है। शून्य और शून्यता के आयाम भारतीय संस्कृति में सिर्फ गणित तक सीमित नहीं रहकर धार्मिक, आध्यात्मिक और अन्य भी रहे हैं। जैसे नाट्यशास्त्र में एक मुद्रा होती है शून्य, जिसमें नर्तक अपने आसपास के वातावरण से निर्लिप्त होकर शून्य को देखता है। इसी प्रकार योग में शून्य मुद्रा होती है। चिंतन या मेडिटेशन करते समय कुछ भी नहीं यानी शून्य का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। भगवान विष्णु का एक नाम शून्य भी कहा गया है। इसीलिए कई विद्वानों का मत है कि गणित के शून्य का आविष्कार कहीं न कहीं भारत की आध्यात्मिक सोच से भी जुड़ा हो सकता है। आशा है कि प्राचीन भारतीय आविष्कार से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी श्रृंखला में मैं भारत के प्राचीन आविष्कारों और खोजों पर और भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।